हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से सीडीपी के 20 क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम इससे पहले करवा चुके हैं और आज फिर हम 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 21 क्वेश्चन है हमारा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ये रहे। भारत में विशिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम जो है वह है समावेशित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थी जैसे दिव्यांग, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है और यह विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक बच्चे अपने योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। तो क्या है इसमें, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। तो ये चारों किसके लक्षण हैं? तो ये चारों लक्षण अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के हैं। अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का तात्पर्य सीखने की क्षमता की योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाई को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना आवश्यक होता है। अशक्तता की श्रेणी में क्या क्या पाया जाता है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? साधन सद्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा सही, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? नंबर 1 ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो सबसे पहले तो ये रटना तो है ही नहीं।
रटने पर बल नहीं देना, जहाँ पर भी रटने पर बल दिया जाए तो समझ लिए वो ऑप्शन गलत होगा। नकल पर दबाव डालना, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, गलत। तो ऑप्शन नंबर सही है पहला। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। पहले ये जानना जरूरी है कि बालक में कौन कौन सी कमजोरियां, फिर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, तभी तो बालक आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो इसका ऑप्शन है 4 सही। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। सृजनात्मक बालक की पहचान उसके गुणों के आधार पर की जाती है। सृजनात्मक बालक में धारा प्रवाह, मौलिकता, आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह जैसे गुण पाए जाते हैं। एक शिक्षक द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान उसे बढ़ावा देना आवश्यक है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लेकर उनके मूल विचारों को महत्व देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम प्राय बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम, विषय वस्तु एवं अधिगम के प्रति बच्चों को सरोकार रखने में सहायक होता है। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका है संवाद। ऑप्शन नंबर 2 सही। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। खारिज नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। अनदेखा भी नहीं करना चाहिए और हस्तक्षेप भी। डांटना तो चाहिए ही नहीं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो पहले ऑप्शन को पढ़ लिए, फिर उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा गया है ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के लिए अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं परिवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। कौन सा प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? हमें नहीं है बतानी है। तो संवाद और परिचर्चा तो है ही, चर्चा करेंगे जब ही तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। प्रयोग भी आवश्यक है, बच्चा करके जल्दी सीखता है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत है और हमें गलत पर ही निशान लगाना है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर कहा गया है नहीं है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? उन्हें गैर कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। जो बच्चा कक्षा में पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, उसे किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं शिक्षक उससे?
तो उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देगा? नहीं। अगर बच्चों को अधिक वर्कशीट दिया जाएगा तो लोड ज़्यादा होगा, इससे तो बालक और हताश महसूस करेगा। बच्चों को कक्षा से बाहर करना? नहीं, ये भी गलत है। पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटना? नहीं, ये भी गलत है। उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके, यानी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, संरचनावादी उपागम बताता है कि ब्लैंक ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड। तो वो है हमारा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास हो सके और उनमें प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करती हैं। बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं अधिगम का अंग होती हैं। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, किंतु इसके बावजूद वह विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियां भी करता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस प्रकार में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह बालक का उस स्तर तक विकास करने में सहायक हो जिससे बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके और सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। एक मूक दर्शन होना तथा बच्चा जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चा को स्वयं कार्य करने देना। सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो इसमें तो आपको ऑप्शन पढ़ के ही पता चल गया होगा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। शिक्षक केंद्र के रूप में कार्य करता है। वह अपनी इस भूमिका के अंतर्गत कक्षा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग करता है, यानी जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी की हर प्रक्रिया में सहायता करता है। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते हुए शिक्षक की भूमिका में प्रत्येक बच्चे एवं समूह की समस्याओं एवं कमियों की पहचान करता है, जिससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चों में क्या कमी है और कैसे इस समस्या का निवारण किया जा सके। तत्पश्चात उनको दूर करने में सहयोग करता है और प्रत्येक समूह की निगरानी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला
जा सकता है। अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतर संबंधी और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि अंतर्निहित होते हैं। बच्चों के विकास के साथ इनमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी होता है, लेकिन इसके विपरीत यदि बच्चों का विकास संतुलित तरीके से नहीं होता तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी एक दूसरे से प्रभावित होता है। इस प्रकार विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्कीमा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे वातावरण के तत्वों को पहचानता है, प्रतीकों को समझने की कोशिश करता है, अमूर्त चिंतन करता है। उसके अंदर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 7, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? बुद्धि, समीपस्थ, सम्य धारण, संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र एक ऐसी संरचना को व्यक्त करता है जिसमें एक उचित प्रश्न के द्वारा बालक की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जाता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। वाइगोत्स्की ने इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। इसमें बच्चों को उनकी स्वयं की क्षमता के स्तर से आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा सही है? वो है रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कौल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन है इसके सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसकी अवस्था में बच्चे दूसरों के विचारों तथा नैतिक
प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसके अंतर्गत अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ये हमारा CDP के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये पेपर 2 में क्वेश्चन आए हैं CDP के 2019 में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। अब है क्वेश्चन 11 जो आपका होमवर्क है। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय वियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया। ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्लीज़ कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। और साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी का हित हो। आपका CTET आने ही वाला है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में।